मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब दोनों पार्टियां अपने विधायकों और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हैं। चुनाव में इनकी सक्रियता का आकलन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी के आधार पर भविष्य में इनकी भूमिका तय होगी। बीजेपी ने राज्य के सभी विधायकों से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कई सवाल हैं जिनका जवाब विधायकों को पेश करना है। इसके बाद कभी भी बीजेपी के रणनीतिकारों की बैठक बुलाई जा सकती है। अभी तो चुनाव हुए हैं, चुनाव के परिणाम अपने आप बता देंगे कि किस विधायक ने कितनी मेहनत की, और प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन समय समय पर होता है, केवल अभी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर स्तर पर कार्यकर्ताओं का परीक्षण करती है, उनको अवसर देती है, काम देती है, और काम के आधार पर उसका आगे का मूल्यांकन होता है। इसको बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरीके से किसी विशेष ये विधायक हों या बाकी किसी पदाधिकारी, ये शब्द अभी नहीं। भीतरघात, बगावत और अपने सैकड़ों नेताओं के दल बदल के बाद कांग्रेस भी अब भीतरघातियों और दगाबाजों को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। इसी के चलते वो भी अपने नेताओं का परफॉर्मेंस चेक कर रही है। कांग्रेस भी पता लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में उसके किस नेता की क्या भूमिका रही। कांग्रेस ने भी तय किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की एक एक सीट का आकलन होगा और इसी के आधार पर कांग्रेस नेताओं का भविष्य तय होगा। पीसीसी के गठन और आगे होने जा रहे चुनावों में इसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेताओं की भूमिका तय होगी। हर पार्टी इसी तरह से जो है लोगों का असेसमेंट और एवेल्युएशन करती है, हम भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजा कर जो है एकदम नगाड़े भी पीटे थे और कहा था कि जिस मंत्री के यहाँ पर वोट परसेंटेज कम होगा उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। और इन नगाड़ों के अलावा एक विशेष धुन 6 महीने से बजाई जा रही थी। हर बूथ पर 370 वोट, कई बूथों में 35% बूथ ऐसे हैं जिन पे कुल 370 वोट नहीं डले। तो भाजपा की जो परफॉर्मेंस है वो सार्वजनिक है, और इस सार्वजनिक परफॉर्मेंस के आधार पर ये पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में तो एक बात हमेशा से ही कही जाती है कि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, सामने वाले दल से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। इस लोकसभा चुनाव में भी यही दिखा। कांग्रेस की 200 से अधिक नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, तो कई दिग्गज तक चुनाव में नजर नहीं आए। भाजपा में उस तरह की बगावत और भीतरघात तो देखने को नहीं मिली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा सकी, जबकि उसका टारगेट अपने वोट शेयर को 10% और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का था। भाजपा इस नाकामी के लिए अपने विधायकों और नेताओं की निष्क्रियता को जिम्मेदार मान रही है। देखना ये है कि दोनों पार्टियां किसे सक्रियता और निष्क्रियता पर सजा और इनाम देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। किसे सजा, किसे इनाम। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नेताओं की परफॉर्मेंस टेस्ट की बारी है। वो एक रिपोर्ट कार्ड जो नेताओं का पार्टी में भविष्य तय करेगा। बीजेपी ने राज्य के सभी विधायकों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कई सवाल है जिनका जवाब विधायकों को देना है, जिसको लेकर बीजेपी एक बैठक बुलाने की तैयारी भी कर रही है। बात अगर परफॉर्मेंस की है तो अमित शाह इसको लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन में कसावट लाने के लिए बागियों को कोई राहत देने के मूड में अब नहीं है। तो क्या ऐसे ये माना जाए कि विधायकों के रिपोर्ट कार्ड से मध्य प्रदेश बीजेपी में बदलाव हो सकते हैं? परिणाम के बाद क्या कैबिनेट का स्वरूप बदलेगा? जिस तरह कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मंत्रिमंडल बदल दिया जाए, विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, और आखिर क्यों दोनों दलों को चलना पड़ रहा है अनुशासन का डंडा, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को क्यों चलाना पड़ रहा अनुशासन का डंडा? क्या बीजेपी विधायकों की रिपोर्ट कार्ड से बदलेगा कैबिनेट का स्वरूप? चुनाव से दूरी बनाने वाले नेताओं पर कार्रवाई का साहस दिखा पाएगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव में किस दल को बगावत और भीतरघात से ज्यादा नुकसान?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता रोशनी यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है। वाणी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि अब एक रिपोर्ट कार्ड तय करेगा नेताओं का भविष्य, पार्टी में क्या होने वाला है, उसको लेकर कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही है कि आप क्या मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, और इसको लेकर अमित शाह भी चेतावनी दे चुके हैं। IND 24 के दर्शकों को और इस वरिष्ठ पैनल को मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के और उनके कामकाज के स्वरूप का आंकलन करती है, और ये स्वाभाविक है। कोई भी अच्छे बड़े दल को अपने कार्यकर्ताओं का और उन्होंने किस मुकाम तक अपना काम पहुंचाया है, क्या गुणवत्ता है और क्या आगे के सुधार कार्य हैं जो अपेक्षित है, इसके ऊपर चर्चा करना, इनके ऊपर चिंतन करना और फिर इनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन इनका करना, ये तो उचित ही रहता है। पर मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के पास खुद के इतने बड़े सारे मुद्दे हैं, आपस के ही पहाड़ जैसे उनके पास अभी समस्याएं हैं आपसी, तो वो ज्यादा लड़ रहे हैं, ना कि चुनाव में उतनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें अपने मुद्दों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या फेरबदल होने वाला है और अमित शाह जी क्या आदेश देंगे और क्या होगा मंत्रिमंडल को। चलिए ठीक है, रोशनी जी से भी पहले तो अपना घर संभाले। ठीक है, रोशनी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर कि कांग्रेस भी अपने नेताओं की कुंडलियां तैयार कर रही है और संगठन में कसावट लाने के लिए आगे रणनीतियां बदली जाएंगी, बड़े बदलाव किए जाएंगे, ये सुनाई दे रहा है। IND 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और आपको भी। देखिए, कांग्रेस तो चूंकि आजादी के बाद से एक बहुत बड़ी पार्टी रही और एक स्वस्थ राजनीति के लिए हमेशा मुझे लगता है कि बदलाव और परिवर्तन हमेशा ही जरूरी है। आज कांग्रेस के हमारे प्रभारी जितेंद्र भम्मट साहब जी ने और हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और तमाम जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एक मीटिंग के दौरान हमने उसमें तय किया और मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय लेना जो सुचारू रूप से पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं, जो कार्यकर्ता सक्रियता के साथ अपना पूरा 100% देता है, और एक कार्यकर्ता और एक नेता वो होता है जो अपना खुद का व्यक्तित्व तो दिखावे के लिए बिखेरता है, लेकिन अगर वो सक्रिय नहीं है तो मुझे लगता है उसको पनिशमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में शिक्षा के लिए जाता है और टीचर अगर उसको बराबर सारे बच्चों की तरह ज्ञान की पाठशाला पढ़ा रहे हैं और फिर भी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो अगर आप उसको पनिश नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो उस शिक्षा को नहीं सीख पाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी पहचान है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी संगठन में इस बात को ध्यान दे रही है और उन कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है जो चुनाव के दौरान जिन्होंने पार्टियां बदली। और अभी मेरी वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता जी ने जो कहा, तो इस बात पर इनको भी ध्यान देना चाहिए बीजेपी को कि जब बीजेपी अपने ही परिवार को नहीं संभाल पा रही है, इनके बड़े बड़े नेता, जिन नेताओं को कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य जिस तरीके के मंत्री पदों के दर्जे दिए हैं, उनके लोकसभा में -20%, 24% इस तरह की वोटिंग आप देखें, दमोह में -24% जो है वोटिंग परसेंटेज कम रहा। और जबकि इनका नारा था हर बूथ पे 370, क्योंकि ये अपनी पाठशाला में कहते हैं कि हमारी पाठशाला अनुशासन की है, जो अगर हमारे अमित शाह जी ने या मोदी जी ने कह दिया तो हम फिर उसको निरंतर जमीन पे धरातल पे करके दिखाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आया है। और लगातार जब आप दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को बटोरने का काम कर रहे हैं, तो आपके खेमे में जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जो नाराजगी निकल कर आ रही है, तो मुझे लगता है अपने परिवार को समेटना चाहिए। आज राजनीति मुद्दों पर होना चाहिए, एक स्वस्थ राजनीति होना चाहिए जिसमें मुद्दे शिक्षा होना चाहिए, महंगाई को कैसे बैलेंस किया जाए। तो मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी
इन मुद्दों से भागती है। आप देखें कि एक धर्म का बड़ा बवंडर बनाया हुआ है, मुझे शर्म आती है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे शर्म करनी चाहिए कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मोदी जी को जगन्नाथ का भक्त कह देते हैं। ठीक है, उस कितने पे सारे चर्चा बयान। करेंगे। उस पे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुद्दों पर रह के अपने ठीक है, कार्यकर्ताओं देवदत्त को भी जी ये से शिक्षा दें, देवदत्त अपने बड़े जी से भी नेताओं एक को ये प्रतिक्रिया ले शिक्षा लेती दें। हूँ मैं कि दल में कसावट लाने की जरूरत, आंकलन करना या समय समय पर बदलाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार जो वोट परसेंट रहा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का, उसमें देखा गया कि नेताओं पर तलवार लटक गई है अब, और इसको लेकर बीजेपी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। देवदत्त जी, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वाभाविक है, जब पार्टी ने नारा दिया था कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है और यदि वोट परसेंटेज कम होता है तो स्वाभाविक पार्टी अपने नेताओं से पूछेगी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर इतना हमने 400 पार का नारा दिया, इतने सारे मुद्दे थे अपने पक्ष में, तो क्यों नहीं वोट परसेंटेज बढ़ा, आपने क्या किया? लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है कि भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमारे वोट तो पड़े कांग्रेस के वोटर और कार्यकर्ता उदासीन रहे, वो मतदान केंद्र पर नहीं दिखे। तो अब एक जो नई अंदर खाने की बात चल रही है वो ये है कि परिणाम के आधार पर मूल्यांकन होगा विधायकों का, मंत्रियों का, कि आपके यहाँ जीत का अंतर कितना रहा। यदि वोटिंग परसेंटेज कम होगी और जीत का अंतर पिछले चुनाव के जैसा है तो फिर कोई बात नहीं कि विधायक ने अपने वोट डलाए या जो मंत्री उसने अपने क्षेत्र में अपने वोट डलाए। तो अब जो नई चीज जो अंदर से निकल के आई वो यही है कि परिणाम 4 जून तक इंतजार किया जाएगा और परिणाम देखे जाएंगे कि यदि वोटिंग परसेंटेज कम भी है लेकिन जीत का अंतर ज्यादा है तो फिर उस बात को सही माना जाएगा कि भाजपा के वोटर निकले, कांग्रेस के निकले। लेकिन यदि मतदान प्रतिशत कम है और जीत का अंतर भी कम होता है या हार जाते हैं तो फिर वाकई में पार्टी एक्शन लेगी, क्योंकि पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि सब अपना अपना विधानसभा क्षेत्र वैसे ही लड़े जैसे 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में लड़े आप, और जो बढ़त आपने बनाई बल्कि उससे अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का माहौल अच्छा है, हम अच्छा वातावरण बनाए हुए, सभाएं कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ आपके अनुकूल है, तो फिर उसमें कमी क्यों रह जाए। ये सब चीजें हैं जो हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। भाजपा चूंकि शून्य से शिखर पर पहुंची है तो वो इसी संगठन की जमावट जो उसकी रहती है, पेज प्रभारी, आधा पन्ना प्रभारी, और जब उसमें इस तरह की कमी आए, क्योंकि पेज प्रभारियों को कहा गया कि आप वोट डलवाएं। एक वरिष्ठ नेता ने तो ये भी कहा था कि जो पेज प्रभारी अपने पूरे वोट डलवा देगा उसको हम एक मोटरसाइकिल देंगे। तो ये सब के बावजूद यदि कहीं मतदान कम रहता है तो आखिर उसके कारण क्या है, इसका पार्टी को समीक्षा करेगी और कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल के नाते उसने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जिस तरह से उनके दावे हैं कि हम कुछ सीटों पर संघर्ष की स्थिति में हमको जीत रहे हैं, उस समय जब भाजपा सभी 29 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चुनाव लड़ी, तो समीक्षाएं दोनों तरफ होंगी और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको टिकट मिला, पार्टी के दम पे आप विधायक बने, तो आपका भी कर्तव्य बनता है पार्टी के प्रति। तो ये सब चीजें हर राजनीतिक दल में शुरू से ही होती आई हैं और होंगी, बस इन पे क्रियान्वयन कितना होता, कई बार होता सब है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई टिकट कटने का भी बहुत लंबा समय है, 5 साल है, 4.5 साल तो है ही कम से कम, कि विधायकों के टिकट कटेंगे, क्या उनका मतदान प्रतिशत कम रहा या जीत का अंतर कम रहा, ये सब बहुत, तब तक क्या परिस्थितियां राजनीतिक बनती हैं, बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं राजनीति में। तो तात्कालिक रूप से क्या होगा, ये 4 जून के बाद जब समीक्षा होगी उसमें पता चलेगा। हमेशा मापदंड तो पार्टियां बड़े बड़े तय करती हैं और अपने लोगों में कसावट लाने के लिए, उनको सचेत करने के लिए ये सब चेतावनियां भी दी जाती हैं। तो दोनों ही दलों ने दी हैं अपने अपने चेतावनी, लेकिन मूल्यांकन तो वही होगा ना, परीक्षा परिणाम आने के बाद ही विद्यार्थी का मूल्यांकन जैसे होता है कि उसने कितनी क्लास अटेंड की, कितना उसने पेपर हल किया, उसके आधार पर उसको पुरस्कार या पनिशमेंट जो भी होगा वो दिया जाएगा। बिल्कुल वाणी जी, बिल्कुल 370 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वोट परसेंट जिस तरह कम हुआ उसमें पार्टी की चिंता तो बढ़ा दी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोटर बाहर नहीं निकला, ये तो परिणाम बताएंगे कि वोटर किसका बाहर नहीं निकला, लेकिन अंदर खाने से तो यही खबरें आ रही है कि कुछ सीटें जो ऐसी जिन पर दिग्गज चुनावी मैदान में वहां वोट परसेंट कम हुआ।
देखिए, दो तीन चीजों पे मैं अभी आपको टिप्पणी दूंगी, जवाब दूंगी। 370 हमारे लिए सिर्फ एक वोट का आंकड़ा नहीं है। 370 कश्मीर के 370 के लिए एक श्रद्धा सुमन, एक हमारी जो कल्पना थी कि इस प्रदेश को पीड़ा से मुक्त किया जाए, ये उसके लिए श्रद्धांजलि थी माननीय मुखर्जी जी के लिए। और दूसरी बात, जो इलाकों में, जो जिलों में मतदान कम हुआ है, मैं मानती हूं कि अंतर आया है, पर वोट का अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच में इतना ज्यादा है कि कांग्रेस हमारे वोटिंग मार्जिन तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए भाजपा को खतरा नहीं है। रही बात जो रोशनी जी ने अभी कहा कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, तो याद दिला दूं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो वो ओरिजिनल कांग्रेस थी। ये इंदिरा कांग्रेस है जिसके आइडियोलॉजी, जिसकी वर्किंग बहुत डाइल्यूट और अडल्टरेट हो गई है आज के दिन में। और रही बात जो वरिष्ठ नेता जिसके ऊपर टिप्पणी की, उनसे उन्होंने बारंबार माफी मांगी है कि उनके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसके लिए उन्हें अफसोस था, और उसके लिए माफी के स्वरूप में उन्होंने एक अनशन भी किया, कठोर अनशन 3 दिन के लिए, क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मुंह से उल्टे शब्द कैसे निकल गए। परंतु कम से कम ये हमारे नेताओं में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इतने संस्कार हैं कि क्षमा याचना करते हैं, परंतु महिलाओं पे टंच और चासनी ऐसे घिनौने ये बयान दर्ज नहीं करते। और आपको तो ध्यान होगा, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने तो ये भी टिप्पणी की थी, राम मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रथम नागरिक द्रौपदी जी वहां गई थी दर्शन करने, तो उस पर भी उन्होंने बयान किया था। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, दोहरे व्यक्तित्व है। हम जानते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी, विरासत विरोधी, संस्कार विरोधी, सभ्यता विरोधी, इनको तो विकास भी नहीं चाहिए। ये क्या चाहते हैं हमारे देश के लिए, ये बहुत स्पष्ट हो गया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि ये चाहते नहीं कि इस देश की प्रगति, उन्नति, विकास हो। ये चाहते हैं कि वहीं हम उसी 1970 के दशक में जो एक गरीब राष्ट्र का स्वरूप था, जो एक बेरोजगार राष्ट्र का स्वरूप था, जो एक गुलाम राष्ट्र का स्वरूप था, हम उसी के मापदंड में रहें और राज्य हो, रोशनी जी जवाब शासन ना हो, राज्य हो। रोशनी जी जवाब दे दीजिए। कि बहुत सारी बातें उन्होंने कही, मैं सबसे पहली शुरुआत यहीं से करूंगी कि ये जो अनुशासन और संस्कार की बात करती है मेरी बहन, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा संस्कारवान होना चाहिए और संस्कारों को, अपनी संस्कृति का जो है संस्कृति का सम्मान करते हुए अपने बयानों में, अपने भाषणों में भी संस्कार लाना चाहिए। आज संस्कार की बेला ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों के मुद्दों पर, विकास पे बात ना करके, महंगाई पे बात ना करके, बेरोजगारी पर बात ना करके ये चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम मांस मछली, मंगलसूत्र याद आता है। जो प्रधानमंत्री अपने मंगलसूत्र का सम्मान न कर सका, वो इस देश की बहनों के मंगलसूत्र का क्या सम्मान करेगा? आज वही और आपत्ति कर रही हूँ, आपके खुद के मंत्री हैं और आपके खुद के नेता हैं जिनके पास 2 बीवियां हैं। आप कृपया करके खुले मंच में ये सब टिप्पणी ना करें प्रधानमंत्री पे। ध्यान रखना चाहिए कि उस मंगलसूत्र को भी सम्मान देना चाहिए जिस सम्मान की वो पात्र है। आपको शायद याद होगा, एक इंटरव्यू में मोदी जी ने खुद कहा था अपने आप को कि मैं कवारा हूं, तो इतना झूठा। लेकिन जब ये बात निकल कर आई कि उनके फॉर्म में मेंशन हुआ कि मैं विवाहित हूं, तो ये कितना झूठ बोल सकते हैं, ये देश को जानना जरूरी है। वही नोटबंदी की लाइन में, ये भारत देश के संस्कार है कि नोटबंदी की लाइन में अपनी 90 वर्ष की मां को प्रचार करवाने के लिए जो है लाइन में लगा देते, ये भारत देश के संस्कार हैं। और संस्कारों की बात, ये आज जो धर्म पे प्रहार कर रहे हैं लगातार, चाहे इनके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो कंगना रनावत, बड़ी लिखी ज्ञान और जो है पद्मश्री अवार्ड कहती है 2014 में भारत स्वतंत्र हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसे बेढंगे बयान देकर के और आज धर्म पे ये लाना चाहते हैं। मुझे आपको याद करना चाहिए
कि हिटलर भी अपने आप को भगवान का देवदूत कहते थे। आज मोदी जी भी एक इंटरव्यू में मैंने देखा, एक मोहतरमा जी इंटरव्यू ले रही हैं और उसमें खुद को कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। अरे आप में अगर दिव्य शक्ति प्रकट हो गई तो 20 करोड़ रोजगार धनाधन दे देना चाहिए था आपको, महंगाई मिटा देनी चाहिए थी। आज जो मजदूर ठीक है, लेकिन ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को विपक्ष जनता के बीच ले जाने में कितना प्रभावी रही है, ये भी तो देखना जरूरी है ना। इन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया है और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो न्याय पत्र निकल कर आया है, उससे बड़ी चुनौती आपके ही लोग नहीं बने, आपकी ही पार्टी के लोग नहीं बने, भीतर घाती बागियों की बात की है, तो क्या ये साहस दिखा पाएंगे आप उन पर कार्रवाई करने का? अगर ये मुद्दे लेकर गए हैं जनता के पास तो बिना अपनी बैसाखी के 232 सीटों में से कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस पूरे देश में? जो दल बदल कर गए हैं उनकी वापसी नहीं की जाएगी। जो काम की रिपोर्ट जिन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अच्छी होगी, उनको अच्छे पदों पर और उस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती से हम चुनाव लड़ें और मुद्दों पर चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये शर्म करना चाहिए कि आज जो ये धर्म की राजनीति, तो हिटलर का भी गुरूर टूटा था और चाहे वो किंग जॉन हो, वो भी याद करना चाहिए। मैं तो वक्तव्य सुनती हूँ, वो कहते हैं कि मतलब खुद को अपना दिव्य देवदूत बनाते हैं, और आज मोदी जी क्या जो है मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की युवा पीढ़ी को, इस भारत देश को? अगर उनमें दिव्य मूर्ति ही है, वो अगर दिव्य भगवान के देवदूत हैं और श्री राम का उनमें अंश है, तो मुझे लगता है फिर कोरोना जैसी बीमारी इस देश में नहीं आना चाहिए, महामारी नहीं आना चाहिए, वो तो छूमंतर हो जानी चाहिए। और जो धर्म की गौ माता की बात करता है, शर्म करना चाहिए कि गौ बीफ की कंपनी से चंदा लेते हैं, कोविड वैक्सीन लेकर के आते हैं उसमें भी चंदा लेते हैं। तो कम से कम ठीक है, वाणी जी एक छोटा सा बात कीजिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने जनता के पास अपने मुद्दे पहुंचाए हैं तो बिना बैसाखी के, बिना अलायंस के 232 में से कितनी सीटें आ रही हैं इनकी पूरे देश में? आज ये खुले मंच पर ऐलान कर दे। 300 से ज्यादा सीट आएंगी और आप 200 प्लस में ही सिमट जाएंगे, याद रखिएगा। और आज पूरा इंडिया अलायंस, हम बात करेंगे उसके बारे में। देश की सुंदरता है मेरी बहन। ठीक है, देवदत्त जी का रुख करूंगी। देवदत्त जी, ये बड़ी बड़ी बात है, तो ये सुंदरता है। अपने अपने दावे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों को, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब संगठन में कसावट की हम बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है अनुशासनात्मक रूप से कार्रवाई करना उन नेताओं पर जो अवसरवादी हो, बागी हो या भीतरघाती हो, उन पर कार्रवाई करने में कौन सा राजनीतिक दल प्रभावी रहा है? क्योंकि फिलहाल की जो तस्वीरें हमने देखी, लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ, जो दल बदल की राजनीति हुई, कांग्रेस के कितने लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, कहा गया फिर बाद में कि जो जाने वाले थे चले गए। अगर आपको पता था तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं क्यों की? यही बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरह के दौर है राजनीति का, उसमें यदि कार्रवाई करने पर राजनीतिक दल तुलेंगे तो उनका तो आधा संगठन खाली हो जाएगा। कांग्रेस के तो हर दिन नेता आए, बीजेपी ने जो दावा किया लाखों में, हम कह रहे लाखों में नहीं तो हजारों में भी आए होंगे, तो कितने कार्यकर्ता, बड़े नेता चले गए, बड़े बड़े जो सुरेश पचौरी जैसे। तो ये अब किस पे आप कार्रवाई करेंगे? अब राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि जो है उसी में संतुष्ट करना, बस केवल एक तरह से ये चेतावनी देते रहना, जिससे जो नैतिक हैं, जो जिनको लगता है, जिनको मर्यादा, अनुशासन, जो सब, वो एक आप बात समझ लीजिए कि जो समाज में होता है वही फिल्मों में होता है, वही राजनीति में होता है। तो जिस तरीके से अब परिवार में भी वो सम्मान और वैसे नहीं बचे, जिस तरह से परिवार परंपरा टूटी है, ऐसी दलों के भी अब जो निष्ठाएं टूट गई। पहले लोग बरसों जीवन खपा देते थे अपने दल में, चाहे वो कभी टिकट मिले ना मिले, लेकिन सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो चलते। लेकिन अब तो जो मैनेजमेंट का युग है, जो आधुनिक युग है, ये बदलता राजनीति का दौर है, इसमें तो अब जहां दम वहां हम, या जहां जिसका जो सेटिंग हो जाए, जिसकी जो चल जाए वो वहां चला जाता है। कोई संकोच नहीं रहा। पहले बहुत संकोच होता था लोगों को कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने दल बदल लिया। अब तो बड़े उसमें गर्व के साथ लोग दल बदलते हैं, ढोल धमाकों के साथ जाते हैं दल बदल, और भाषा ऐसी पलटते हैं कि गिरगिट शर्मा क्या जाए, गिरगिट सुन के मर जाए, के ऐसे भी रंग बदलते हैं लोग। कल तक जिनकी तारीफ करते थे उनमें बुराई है, और जिनकी बुराई करते थे उनमें अच्छाई है, ऐसी ऐसी बताते। ये किसी एक दल का हाल नहीं है, पूरी राजनीति में ये हो गया है। दौर फिर बदलेगा, एक
जो निष्ठावान रहेंगे, जो अनुशासन में रहेंगे, समर्पित रहेंगे, सिद्धांतों के लिए लड़ेंगे, उनका भी दौर आएगा। क्योंकि ये तो उतार चढ़ाव जीवन में और राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन सबका इतिहास लिखा जाता है। कुछ लोग दल बदल के लिए जाने जाएंगे, कुछ सिद्धांतों के लिए जाने जाएंगे। तो अब दल आखिर करे तो कितनी कार्रवाई करे, क्योंकि दल भी तो अब ऐसे हो गए कि वो निर्णय जो सामूहिकता में लिए जाते थे, जो संगठन के आधार पर लिए जाते थे, जो जनता की भावनाओं के आधार पर लिए जाते थे, अब वो कुछ लोग बैठ के निर्णय लेते हैं। कांग्रेस में 2-3 लोग हैं पार्टी में जो लोग निर्णय ले लेते हैं। भाजपा में भी वही स्थिति लगभग थी चुनाव में कि टिकट किसको मिलेगा, किसी को कोई पता नहीं था। तो ये सब जो चीजें हैं, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, जब तक इसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तो राजनीति की वो स्वच्छता, वो गरिमा और वो जो मिसाल है जो संघर्ष के लिए जानी जाए, उसको आने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को खुद प्रयास करना चाहिए कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम करें, जिससे उनकी छवि बनी रहे, उनकी साख बनी रहे, और समाज का जब वो आह्वान करें तो उनकी एक आवाज पे समाज खड़ा हो जाए। ऐसी एक तेजस्विता और एक अंदर से जो सत्य तत्व है वो मजबूत लाके एक प्रयास करना चाहिए। अन्यथा चुनाव तो मैनेजमेंट के हो गए, जो जीतना है जीत लो, सरकारें बना लो, उससे कोई ज्यादा वो नहीं पड़ता। लेकिन स्थायीता उसी में रहेगी कि आपने कितने जनहित के कार्य किए, कितनी आपकी लोकप्रियता है, ये सब मायने रखते हैं। क्योंकि पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन जिसमें बौद्धिक क्षमता होती है वो आगे क्या क्या करता है, या हमने देखा है। ऐसे ही राजनीतिज्ञों को भी अब समाज का उनके बहुत भार है, बहुत सारे संकट देश पे है, दुनिया में है, बल्कि मैं कहूँ पर्यावरण के, पानी के संकट, आप हीट वेव देख रहे हैं किस तरह से। तो केवल चुनाव और जीत हार में ना लग के कुछ पर्यावरण के लिए काम किया जाए। इतने बड़े बड़े संगठन है, कैडर है, यदि अपने कैडर के माध्यम से वृक्षारोपण करवा दें तो एक हरा भरा देश और प्रदेश बने, और एक वातावरण सुकून ऐसे भी दे सकते हैं लोग समाज को। नेता जो कहते हैं कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए, तो बिना पद पर रह के भी सेवा की जा सकती। कितने लोग हैं जिन्होंने बिना पदों पर रह के, बिना चुनाव लड़े सेवा की है, और आज वो अजर अमर है। उनका, जिन लोग पदों पर है उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, चाहे मदर टेरेसा से लेके महात्मा गांधी, और भी कितने लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पद के लिए नहीं लेकिन सिद्धांतों के लिए राजनीति की है, समाज के लिए की है, देश के लिए की है। ऐसी अब जरूरत है, अन्यथा तो देख ही रहे आप जिस तरह का माहौल चल रहा है। बिल्कुल। हालांकि अब ये देखना होगा कि आने वाला समय कितना बदलेगा, कितनी कसावट संगठन में ला पाएंगे राजनीतिक दल, और जो कह रहे हैं कि हमारी रीति और नीति से प्रभावित है, और उस नीति रीति को आगे कितना प्रभावी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परीक्षा के परिणाम का इंतजार है, उसके हिसाब से ही किसी को गोल्ड मेडल मिलेगा, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज, या कौन टॉप 10 में आएगा, ये परिणाम ही तय करेंगे। और लेकिन अब परीक्षा तो हो चुकी है, परिणाम का इंतजार है, और इस बीच का जो दौर है वो चिंता की लकीरें माथे पर खींच रहा है। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।